like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जुपिटर क्लास। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश या इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट क्या है और इंग्लिश किस तरह से पढ़ने का तरीका है। तो आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इसे हम बेसिक्स बोल सकते हैं। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश जो है सभी भाषाओं का मिश्रण है और इंग्लिश जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट है आपका लैंग्वेज का, दूसरा पार्ट है लिटरेचर का। तो लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा और लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। तो लैंग्वेज में क्या क्या आता है? तो लैंग्वेज में आता है फंक्शनल इंग्लिश और लिटरेचर में आता है ट्रेडिशनल। तो लैंग्वेज का फंक्शनल इंग्लिश क्या होता है? तो फंक्शनल इंग्लिश वैसे इंग्लिश को बोलते हैं जो हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे ग्रामर जो कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एसे, लेटर, ईटीसी। और ट्रेडिशनल इंग्लिश क्या है? तो इसमें हम लोग स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि ट्रेड में है, जो कि पुराने समय से चलते आ रहा है। स्टोरी हो गया, पोयम हो गया, ड्रामा हो गया, नॉवेल हो गया और कॉमेडी, ईटीसी। इज दैट क्लियर है? तक यह पढ़ते हैं ग्रामर। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर का फुल फॉर्म क्या है? तो जी फॉर ग्रोथ, R for real, A for altitude, M for man, M for mind, A for ample, R for range। आइए कुछ इसका हिंदी देख लेते हैं। तो ग्रोथ का हिंदी होता है विकास, रियल का वास्तविक, एल्टीट्यूड का विचार या व्यवहार, मैन का मानव, माइंड का वृद्धि, एम्पल का पर्याप्त या अत्यधिक, रेंज का क्षेत्र। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ग्रामर का फुल फॉर्म जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रियल, ए फॉर एल्टीट्यूड, एम फॉर मैन, एम फॉर माइंड, ए फॉर एम्पल, आर फॉर रेंज। तो अब इसको हम एक सेंटेंस में देखते हैं। तो ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ मैन्स माइंड एंड एल्टीट्यूड इन एम्पल रेंज। व्याकरण मनुष्य के विचार या व्यवहार का वास्तविक विकास और वृद्धि पर्याप्त क्षेत्र में करता है। इज दैट क्लियर? ये अब देखते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है? तो अल्फाबेट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसका मतलब क्या होगा? वो छोटी इकाई जो इंग्लिश लैंग्वेज की हो उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। यानी अल्फाबेट इंग्लिश लैंग्वेज की वो छोटी छोटी इकाई है। ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है? अल्फाबेट ही है। देखते हैं नोट, टू बी अल्फाबेट इट इज नेसेसरी टू बी इन पोजेज। तो अल्फाबेट होने के लिए जरूरी है कि वो क्या में हो? पोजेज में हो। पोजेज मीन्स होता है मुरब्बा। आगे बात करते हैं लेटर्स की। तो लेटर्स क्या है? द पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। इंग्लिश अल्फाबेट का वो पार्टिकुलर यूनिट मतलब वो खास इकाई लेटर कहलाता है। लेटर्स दो पार्ट्स में बटा होता है, एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो लेटर्स, वॉवेल्स के लिए डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? लेटर्स प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स। मीन्स वैसे लेटर्स जो कि प्रोनाउंस किए जाते हैं बिना किसी दूसरे लेटर्स के हेल्प के, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन अगर देखें हम कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट क्या है? तो लेटर्स प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल। यानी वैसे लेटर्स जो कि प्रोनाउंस किया जाता है किसके हेल्प से? वॉवेल के हेल्प से। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं एच, तो एक हो जाता है ए और इसमें जुटेगा चा। बोलते हैं एम, तो एम क्या हो गया? ए और म। बी, वा और ई। यल, ए और ला। यहां तक क्लियर है? वर्ड क्या है? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो ग्रुप्स का वैसा लेटर्स जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है इज कॉल्ड वर्ड।
यानी वैसा ग्रुप्स लेटर्स का जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ कंट्री, तो कंट्री मीन्स होता है देश, तो ये कंप्लीट सेंस है। लेकिन यहाँ दिया हुआ UNTRAYC अनट्रेसी, इसका मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी वर्ड नहीं, ना ही इससे कोई सेंस दे रहा है, तो ये आपका वर्ड के श्रेणी में नहीं आएगा। थर्ड है आपका मैंगो, तो मैंगो एक वर्ड है। आगे बात करते हैं सेंटेंस, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स का वैसा ग्रुप जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है, जिससे एक पूर्ण अर्थ निकलता है, वो सेंटेंस कहलाता है। तो इंडिया इज आवर कंट्री, कंप्लीट सेंस है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यहां दिया हुआ है कि सेंटेंस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। तो वो बात करते हैं कौन कौन, तो फर्स्ट है होता है सब्जेक्ट, सेकेंड आपका होता है वर्ब और थर्ड होता है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं सब्जेक्ट। तो ए सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो डोर है वो DOO और दरवाजा वाला डोर नहीं है। डोर मीन्स होता है कर्ता, जो किसी काम को करता। नोट हु से क्वेश्चन करने पर प्राप्त आंसर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और ये ध्यान रखना है कि हु से अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा। सेकेंड है हमारा वर्ब, तो ए वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, यानी वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है वो क्या कहलाता है, वर्ब, जिससे किसी काम के होने का पता चलता है। जैसे रीड, टीच, ईट, गो, स्लीप, प्ले, etc। पढ़ना, पढ़ाना, खाना, जाना, सोना, खेलना, etc। नोट हिंदी का वैसा शब्द जिसके अंत में ना लगा हो तथा कार्य करने को दर्शाता हो वह अक्सर वर्ब होता है। वैसा शब्द जिसके अंत में ना लगा, जैसे अगर हम रीड मीन्स होता है पढ़ना, अंत में ना लगा है और कैसे कार्य को दर्शा रहा है, पढ़ने के। थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट, तो एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट अफेक्टेड द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट वो पर्सन हो सकता है या फिर थिंग्स, वह व्यक्ति या वस्तु हो सकता है जो कि सब्जेक्ट के काम को इफेक्टेड करता हो, प्रभावित करता हो। रोहन इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें रोहन सब्जेक्ट है आपका और बुक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए रोहन के काम को, रोहन कर क्या रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। तो क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है। और रोहन के काम को इफेक्ट कौन कर रहा है, बुक कर रहा है, क्योंकि रोहन जो है पढ़ तो रहा है लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है। ये आपका ए भी दिया हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। एम भी है जो मेन वर्ब है। सेकेंड है आपका राम किल्ड रावण, तो राम यहाँ सब्जेक्ट, रावण ऑब्जेक्ट, किल्ड जो है मेन वर्ब है। राम किल कर रहा है और इसको इफेक्ट कौन कर रहा है, रावण। नोट व्हाट और whom मीन्स होता है किसको, से प्रश्न करने पे जो उत्तर प्राप्त होगा वह किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है कि व्हाट और whom से यदि हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहां तक क्लियर है।